स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ है आसिम। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से टेररिस्ट ने AK-47 लिए सैलानियों पर आतंकी हमला किया, जिसमें मरने वालों की संख्या जो है बढ़कर अब 28 बताई जा रही है। इस जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वहां पर, इसमें ताजा अपडेट क्या है? देखो अश्विनी, ये जो पूरा अपडेट है उसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो सबसे पहले कश्मीर पहुंच चुके हैं। उन्होंने पूरी जो सिचुएशन है उसके बारे में सबसे पहले वहाँ पे पता किया है कि क्या हुआ है, अभी तक क्या इसमें काम किया है और कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है। उनके परिवार से अमित शाह मिले हैं। साथ ही साथ पुलिस ने उस पूरे इलाके को अब सर्च कर रही है जहाँ पर आतंकवादियों ने आके मासूम और बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाई थी। इसमें एक चीज़ और है कि जो खबरों के हिसाब से पता चल रहा है कि ये पूरी वारदात करने से पहले आतंकियों ने, क्योंकि वो इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, तो वो जितने भी आतंकवादी थे वो वहाँ पहुँचते हैं और जितनी भीड़ वहाँ इकट्ठा थी उनको अपने पास बुलाते हैं। भीड़ इकट्ठा होने के बाद फिर उन्होंने गोलियां चलाई लोगों से बात करने के बाद। अब इसमें तीसरी चीज़ ये है कि गोलियां चलाने के बाद फ़ौरन वो वहाँ से, क्योंकि वो इलाका जो है वो पूरे एक वैली है और उसके चारों साइड जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल है, तो वो गोलियां चलाने के बाद आए और वहीं से निकले और गोलियां चला, वहीं से वो भाग भी जाते हैं। फिलहाल इंडियन आर्मी एक सर्च ऑपरेशन चला रही है, पूरा एक एरिया जो है उसको सर्च कर रही है, ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से ग्राउंड सर्च चल रहा है, ताकि उन लोगों के बारे में कहाँ हैं, कौन आतंकवादी थे, कैसे आए थे, सारी चीज़ों की डिटेल पता चल सके। फिलहाल इसमें सबसे बड़ी अभी की अपडेट यही है कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनके पार्थिव शरीरों को जो है रखा गया था एक साथ, अब वो एक एक करके जो उनके घर हैं वहाँ पे भेजे जा रहे हैं। अमित शाह जो मरे, जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवार वालों से मरहूमों के मिले हैं और उनको भरोसा दिलाया है कि उन लोगों का जो बलिदान है, उन जिन लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोली है कि जो अपराधी हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि इस खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर काफ़ी हैशटैग से पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ है उसको कंडेम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान से एक वीडियो जो चंक्स है वो वायरल होता है और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है उनका ये वीडियो है जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर कुछ कहा था। इसके साथ ही पाकिस्तानियों से उन्होंने गुहार लगाई थी। जो टू नेशन थियरी है, यानी भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उस थियरी को लेकर उन्होंने कहा था कि हमारा बंटवारा किस मुद्दे पर हुआ है ये कभी भूलना नहीं चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये वीडियो अभी जो वायरल हुआ है, इसको ये देखा जा रहा है कि क्या ये पहले से जो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी उसके पहले ये वीडियो वायरल करना और इसके बाद 2-3 दिन बाद इस तरह से कश्मीर में इतना खौफनाक कांड होते देखना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो पूरा ये पूरा जिस जिन जो लोग आए थे आतंकवादी, वो टीआरएफ के थे, सारे के सारे आतंकवादी। टीआरएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है लश्कर ए तैयबा से, जो खुद एक पाकिस्तानी आतंकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवाद को जो पूरे बढ़ावा देती है। हाँ, पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम करती है आतंकवाद में। और हमारे भारत पे अभी तक जो लास्ट कुछ हमले हुए थे वो लश्कर ए तैयबा के रिलेटेड ही वो सारे हमले कराए गए थे। लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर बना, सब कुछ बना, तो पाकिस्तानियों ने थोड़ा दिमाग अपना चलाया, जो कि उनके पास नहीं है, कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो पूरी आउट ऑफ द लीग जाके, नाम भी पूरा अलग और पूरा टीआरएफ करके उसको सपोर्ट करना शुरू किया। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद होगा कुछ साल पहले बीजेपी कार्यकर्ता को टारगेट किलिंग करके मारा गया था कश्मीर में। और बहुत से ऐसे कुछ टीचर्स को भी मारा गया था। हाँ, सरदार जो सिख थे, सिख टीचर्स को मारा गया था, कई लोगों को मारा गया था। घाटी में पहली बार हुआ था कि सिखों पर हमले हुए थे। ये सारे जो कांड थे, सारे जो हमले कराए गए थे, जिन लोग मर्डर हुए थे प्रॉपर, वो सारे, वो सब के पीछे यही ऑर्गेनाइजेशन थी। और जो सज्जाद गुल है, साजिद गुल, सज्जाद गुल जो उसका जो नाम है, वो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मास्टरमाइंड है। वो ऐसा नहीं है कि वो बेंगलुरु से कहते हैं पढ़ा लिखा है, वो कश्मीरी है लेकिन बेंगलुरु से उसने पढ़ाई करी है, कई ऐसे रिपोर्ट्स में कहा गया। और उसके बाद वो एक अलग लेवल पे जाके उसने एक अपना एक गैंग बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई और पूरा टीआरएफ करके अब ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो भारत के अगेंस्ट इस तरीके की घिनौनी वारदातों को अंजाम दे रहा है। फिलहाल 10 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम भी रखा गया है एनआईए के थ्रू, और गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए का इस पर इनाम भी रखा है। और ये जो नाम है सज्जाद गुल, ये सबसे पहले तब लाइमलाइट में आया था जब जो कश्मीर में जब हमले हुए थे
और हमलों के अंदर जब लोगों को मारा गया था, ख़ासतौर से टारगेट किलिंग करके, जो बीजेपी कार्यकर्ता की डेथ हुई थी, फिर उसके बाद सिखों की डेथ हुई थी, और फिर स्कूल के अंदर टीचर्स की डेथ हुई थी, उस टाइम पे प्रॉपर जब इसका नाम सामने आया था तब जाके इसको एक ब्लैकलिस्ट करा गया था ऑर्गेनाइजेशन से। और अभी इन चीज़ों में मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो आपने वीडियो का जिक्र किया आसिम मुनीर वाला, उस इंसान ने ऐसी ऐसी बातें कैमरे पे बोली हैं जो सुनने के बाद लगता नहीं कि कोई इंसान अपने होशो हवास में वो बात बोल सकता है। हालांकि एक तरह से प्रोवोकेशन था। एग्जैक्टली देखिए, ये जो पूरी वीडियो आई है ये उस टाइम पे, इस पूरे जो हमला हुआ है उससे काफ़ी दिन पहले आई थी। तो इस वीडियो को आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये भड़काऊ भाषण के तौर पर ही है। उस वीडियो के अंदर जो वो बातें बोल रहा है, कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा होगा, सभ्य इंसान होगा, वो ऐसी चीज़ों पे, घिनौनी बातों पे, वाहियात हरकतों पे जो बातें होती हैं इस पे ध्यान नहीं देगा। ऐसी सोचना बोलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो शख्स अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के, अपने पूरा देश के सामने बैठ के मन से ऐसे जहर उगलने वाले बातें बोलता है, और वो बोलने के कुछ दिनों के बाद ये पूरा हमला हो जाता है। सोचिए उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए वहाँ पे देखा जब आतंकवादी गोलियां मार रहे थे। एक वाइफ के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसके हस्बैंड को अभी 4 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, 3 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, आज वो औरत विधवा हो चुकी है। एक औरत है जो अपने हस्बैंड की वजह से, हस्बैंड को गोली मार देते हैं और उसको बोलते हैं कि जाओ तुम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को बता देना जो हमने किया। तो बेसिकली उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत वो आए थे, पूरी प्लानिंग के तहत वहाँ पहुँचे, उन्होंने बड़े आराम से ये पूरी इस चीज़ को अंजाम दिया और वहाँ से निकल गए। लेकिन एक चीज़ वो भूल गए कि भारत की जो सेना है वो बख्शती नहीं है। उन्होंने जो किया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब ज़रूर सेना देगी उन लोगों को। क्योंकि जैसे हमने देखा पुलवामा हो, चाहे अनंतनाग का हो, चाहे फिर इसके पहले उरी में देखा गया था, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने हमला किया था और इसका जवाबी कार्रवाई जो है भारत ने जवाब में दिया था और मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं लेते और इस तरह से समय रहते हुए समय समय पर ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर मानवता के नाम पर ये लोग करते क्या है। और वो भी पहलगाम में जिस तरह से इस खौफनाक कांड को अंजाम दिया गया है, मैं यहाँ पे एक चीज करूंगी, बोलना चाहूंगी कि ये लोग ने प्रॉपर प्लानिंग की होगी, क्योंकि वो जो टेरेन बताया जा रहा है एक हिली है, वहां पर चलना मुश्किल होता है और बहुत आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। जो हमारे व्यूअर्स होंगे जो अमरनाथ यात्रा का, जिनको थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा या वो अमरनाथ यात्रा के बारे में जानते होंगे, तो उन्हें पता होगा कि पहलगाम से अमरनाथ की यात्रा का जो सफ़र है वो कितना ज़्यादा मुश्किल भरा है और कैसा रास्ता है वहाँ पे। और वो ऐसा रास्ता है जिस पे पिट्ठू या खच्चर जो होते हैं वो चलते हैं। इंसान ठीक तरीके से अगर चलना चाहे अकेले वो नहीं चल पाता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना आतंकवादी, ये प्रॉपर ट्रेंड आतंकवादी थे। तो ये लोग ताक लगा के बैठे रहेंगे कुछ दिनों से। हाँ, ये पूरी की पूरी रेकी करके, इन्होंने पूरी प्लानिंग करके तब जाके इन्होंने अटैक किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने रात में सोचा कि चलो कल हम अटैक कर देंगे, नहीं। इस टाइप के अटैक के लिए पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग चाहिए होती है, पता रहता है किस तरीके से कब कहाँ जाना है। तो इन लोगों ने पूरी प्लानिंग ही करी होगी, एक एक रेकी करी होगी, किस तरीके से कब क्या करना है, कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, मारने के बाद कहाँ से निकलेंगे। क्योंकि देखो ये लोग डरपोक तो हैं, जाहिर सी बात है। मासूम बेगुनाहों को, निहत्ते लोगों को तुमने मारा, और वो भी ऐसी बातें बोलकर मारा जो सुनने में इंसानियत भी शर्मा जाए। ऐसी घिनौनी बातें तुमने बोलकर मारा। तो और ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम दुम दबा के मुंह छुपाकर भाग गए, बुज़दिलों की तरह मासूमों को, बेगुनाहों को मारकर। मतलब सोचिए, इन लोगों को इंसान कहना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इंसानों की बरादरी से ये बिल्कुल अलग हैं। इन लोगों की जो हरकतें हैं, इन लोगों ने जो किया है काम, वो इंसानी सभ्यता के अंदर कहीं से कहीं तक आते नहीं। और आप किसी भी मज़हब के मानने वाले क्यों ना हो, कोई मज़हब आपको किसी बेगुनाह को तकलीफ देने की, मारना तो बहुत दूर की बात है अश्विनी, कोई तकलीफ देने की भी इजाज़त नहीं देता कि तुम किसी बेगुनाहों को तकलीफ दे दो। और इन लोगों ने जो किया है वो बख्शने वाली चीज़ है ही नहीं। दुनिया और आखिरत में कहते हैं ना, आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा, और इन लोगों के सामने वो चीज़ आएगी जिन्होंने मासूमों के साथ किया। पिछले कुछ दिनों का, कुछ सालों की बात करें तो मुझे लगता है कि मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ था 26/11, उसके बाद ये इतना बड़ा टेरर अटैक, क्योंकि सिविलियन पे वॉर था। पहले हमने देखा पुलवामा में जिस तरह से आर्मी ऑफिशियल्स को टारगेट किया गया था, या हाँ, क्योंकि वो उस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन मुंबई अटैक जो था, वहां पर सिविलियंस को इतने बड़े तादाद में टारगेट किया गया था, और उसके बाद मुझे जो याद है, मुझे ये लगता है
है कि पहलगाम में इस तरह से, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 2000 से ज्यादा सैलानी थे वहां पर और ओपन फायरिंग की गई है, जिसमें बताया दावा ये भी किया गया कि 200 गोलियां चली है। 200 से 300 के तो आसपास गोलियां। हाँ और ऐसे AK-47 एक ऐसी मशीन है, कहते हैं जिसमें एक बारी में 30-35 गोलियां एक साथ निकल सकती हैं। तो सोचिए जब इतने ज़्यादा लोग थे, तो अब क्योंकि इस पूरे चीज़ में ना आपको मैं बता दूं, जो नंबर है घायलों का वो भी एक सामने आया है कि तकरीबन कुछ लोग हैं जो घायल हैं और उन कुछ की हालत स्थिर है, कुछ की हालत गंभीर है। तो हो सकता है, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि जो मौत का आंकड़ा है मरने वालों का ये बढ़ जाए, लेकिन ऊपर वाला ना करे कि वो बढ़े। जो जिनकी डेथ हो गई है ईश्वर उनको शांति दे, उनकी आत्मा को। लेकिन सोचिए कि इतने बड़े खुला एरिया में उन्होंने ओपन फायर इस तरीके से करी, तो जाहिर सी बात है उन यार आप खुद सोचो, कोई अहमदाबाद से आया था, कोई महाराष्ट्र से आया था, कोई बेंगलुरु से आया था, कोई कर्नाटक से आया था, नॉर्मल आम लोग, मिडिल क्लास लोग जो अपने परिवार के साथ वहाँ घूमने आए थे। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, वो जन्नत में आए थे सिर्फ देखने की कश्मीर की खूबसूरती क्या है। वो अपने देश में एक जगह आए थे, कश्मीर उसका नाम है, जो बेहद खूबसूरत जगह है, लेकिन इन नापाक लोगों ने उस जगह को गंदा कर रखा है अपनी इन घिनौनी हरकतों की वजह से। बता दें कि जिस तरह से इन्होंने इस खौफनाक कांड को अंजाम दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और इसके साथ ही बात करेंगे कि जो टेररिस्ट वहां पर छिप के बैठे थे, वो बाकायदा वर्दी, सेना की वर्दी जो होती है उसका यूज किया। उसके बाद वो आते हैं और राइफल हो चाहे AK-47 की बात करें, वो लिए दंदना कर वो बाहर निकलते हैं। जिसके बाद चाहे पोनी पे बैठे लोग हो, चाहे वहां पर जो एक्टिविटी हो रही थी एडवेंचरस, उन पर जो एक्टिविटी कर रहे थे लोग, उनको टारगेट करना हो, यानी साधा था जो निशाना उन्होंने बकायदा टारगेट करके किया था कि सैलानी ही निशाने पर थे, और जिसकी वजह से इन्होंने इस तरह से इस कांड को अंजाम दिया था। चीज़ और अश्विनी, अब कश्मीर के अंदर ना पिछले कुछ सालों से टूरिस्ट लौट रहे हैं, क्योंकि एक टाइम तक कश्मीर का माहौल बहुत ख़राब था। टूरिस्ट वहाँ नहीं जा रहे थे, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ की GDP, वहाँ का कामकाज लोगों का पूरा इसी होटल बिजनेस और जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला बिजनेस होता है, इसी पे रीजन था। मुझे लगता है धारा 370 जब हटी तो वहाँ पे ये लोग ने अलाउ किया था, अलाउ किया था कि बाहर के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं। अब वहाँ पे स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। अब जब स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई तो इन लोगों को, जो अब जाहिर सी बात है इनकी दुकानें तो उसी चीज़ पे चलती हैं ना, कि लोगों को ये कर दिया, लोगों को परेशान कर दो, उसी पे इनकी रोटियां सिकती इन लोगों की। तो इन्होंने वही सोचा कि यहाँ तो अब स्टेबिलिटी आ रही है, सरकार सख्त हो गई है, आर्मी जो है अब पूरे अच्छे से पकड़ बनाए हुए है, इन लोगों अब दाल गल नहीं रही है। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे नहीं ऐसे यहाँ पे अब माहौल ख़राब कर दें, ताकि लोगों के दिलों में डर फैला दें। यही रीज़न है, दहशत फैलानी थी इन्हें, डर फैलाना था। इसी वजह से इन्होंने टूरिस्ट लोगों पे ही गोलियां चलवाई, ताकि वहाँ पे लोग आने से कतराएं, लोग आने से डरें, और कश्मीरी लोग जो हैं उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, वो कमज़ोर हो जाए। और फिर जब लोगों के पास काम धंधा नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो वो ऐसे लोगों को, जो कमज़ोर लोग होते हैं ना फाइनेंशियली, उन लोगों को धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे उस टाइम पे जाके जब बरगलाते हैं ना ये लोग, वो ज़्यादा इनका फ़ायदेमंद रहता है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारा वो ये नहीं कर रहा है। इन लोगों का प्लानिंग ही यही होता है कि लोगों की परेशानियों का फ़ायदा उठाएं और उसको अपने मतलब के लिए यूज़ करें। और एक चीज़ बोला जाता है कश्मीर में कि लोकल्स की मदद के बिना इस तरह के बड़े कांड को अंजाम देना मुमकिन नहीं होता। लेकिन TRF में भी कुछ ऐसे दावे किए जाते हैं कि लोकल्स वहाँ पे शामिल होते हैं TRF के ग्रुप में। तो जो लोकल्स होते हैं वो भी ये नहीं चाहते कि सैलानी को आप टारगेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली उन पे भी वो अटैक होता है। एग्जैक्टली आपको मैं बताऊं, जो अभी ये लोग जो 28 लोग मरे हैं, उसमें एक कश्मीरी लड़का भी मरा है, जो वहाँ पे घोड़ा चलाता था, जो टूरिस्ट को ले जाता था, आना जाना करता था घोड़े पे। वो अपने 3 लोगों के परिवार का, मतलब उसकी वाइफ, उसके 3 बच्चे, उसकी बुजुर्ग माँ, उसके बुजुर्ग फादर, इन लोगों का पूरा परिवार था। और पालने वाला, उनको काम करने वाला सिर्फ एक शख्स था, जिसकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या की है। उसकी माँ का इतना ज़्यादा बुरा हाल है रो रो के, उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल है, उसके परिवार का बुरा हाल है। सोचिए इन लोगों ने अपने कश्मीरियों को, जब ये लोग सगे नहीं हुए, जिन लोगों के लिए दावा करते हैं कि हम कश्मीर के लिए ये कर रहे हैं, हम कश्मीर के लिए वो कर रहे हैं, जब ये लोग अपनों के सगे नहीं हुए तो ये दूसरों के क्या सगे होंगे। और सोचिए उस इंसान ने इनका क्या बिगाड़ा था। वो अपने घर के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने गया था, इन लोगों ने उस बेगुनाह को मारा। सोचिए कर्नाटक से एक परिवार आया था, पुणे से एक परिवार आया था, गुजरात से एक परिवार आया था। 3 दिन पहले एक लड़की की शादी हुई थी, वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी। 2 महीने पहले कानपुर के एक थे सौरभ द्विवेदी, उनके भाई वहाँ आए थे, उनकी अभी 2 महीने पहले शादी हुई है। सोचिए इन लोगों ने उन बेगुनाहों को गोली मारी है। इनको 1% भी शर्म नहीं आई, इन लोगों को हाथ नहीं कांपे इन दरिंदों के कि मासूम बेगुनाहों को तुम इतनी बेरहमी से मार रहे हो।
वहाँ की जो वीडियोज़ आई हैं अश्विनी, एक वीडियो है जिसमें आर्मी यूनिफॉर्म में जो इंडियन आर्मी के लोग हैं वो लोग की मदद करने आते हैं, तो वहाँ एक महिला बुरी तरह कांपने लगती है, वो कहती है मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे पति को तो मार दिया, मुझे मत मारो। फिर जवान जो है इंडियन आर्मी के वो बोलते हैं आप घबराओ मत, हम इंडियन आर्मी हैं, हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं। तब भी वो औरत घबराती है। सोचिए वहाँ की दशा क्या है कि लोग बिलीव नहीं कर पा रहे कि इंडियन आर्मी है कि टेररिस्ट है। जो एरिया है ना, जिस एरिया से वहाँ पे पहुँचते हैं खच्चरों से, वो एरिया इतना पथरीला है कि आप पैदल वहाँ नहीं चल सकते। लेकिन जब इन हैवानों ने गोलीबारी करना शुरू किया तो लोग उसी पगडंडी पे या छोटा सा जो रास्ता था उस रास्ते पे बेसुध होकर भाग रहे थे। कई लोग पैरों के नीचे दबे, लेकिन जो लोग दब रहे थे उनको वो उठा के अपने साथ लेके चल भी रहे थे कि वो मतलब खुद तो संभल रहे थे, साथ में गिरने वालों को भी संभाल रहे थे। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे जो कुछ किया, वहाँ आए, गोलियां चलाई, बेगुनाहों को मारा और उसके बाद कायरों की तरह, डरपोकों की तरह जंगल में जाके छिप गए। लेकिन अब आर्मी सर्च ऑपरेशन कर रही है, इन लोगों को पकड़ने की पूरी पूरी कोशिश है और इनका अंजाम भी ऐसा ही भयानक होगा जैसा इन्होंने काम किया है। जाते जाते इस पर यह भी बात करेंगे कि जो वहाँ पर पीड़ित परिवार है या फिर जिसने अपने परिवार को खोया है, उनके लौटने के लिए जो इंतज़ाम है अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि फ़्लाइट की टिकट्स इतनी महंगी हैं कि वो एफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे में सरकार से भी वो गुहार लगा रहे थे कि किसी भी तरह की मदद हो तो वो मुहैया कराया जाए जो वहाँ पर लोग मौजूद है। फिलहाल इस पहलगाम टेरर अटैक में इतना ही। आगे अपडेट और भी आ रहे हैं, जैसे ही ये होगा हम समय समय पर आपको बताते चलेंगे।